मैया सम्मान योजना 11 दिसंबर को ट्रांसफर होंगे 2500 रुपए। 53 लाख महिलाओं के खाते में जाएंगे पैसे। 2 साल से पड़े पैसे का सरकार करेगी इस्तेमाल। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के राज्य भर की 53 लाख लाभुकों के खाते में 11 दिसंबर को पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। अब लाभुकों को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। एक आकलन के मुताबिक इस पर करीब 16,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे। लाभुकों को हर माह पैसे मिलते रहे, इसके लिए राशि जुटाने में सरकार लग गई है। इसके लिए सरकार के उन खातों के पैसे का इस्तेमाल करने को कहा है जिनका इस्तेमाल पिछले 2 साल से नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग काम करती है। सरकार ने दिसंबर से योजना की राशि 1,000 से बढ़ाकर 2500 रुपए भुगतान सुनिश्चित करने का संकल्प जारी कर दिया है। हालांकि चालू वित्त वर्ष के अंत तक इसके लिए विभाग के फंड में रकम नहीं है। विभाग ने इसके लिए अनुपूरक बजट में राशि उपलब्ध कराने के लिए वित्त विभाग को मांग पत्र सौंपा है। वित्त विभाग ने 10 दिसंबर को पेश होने वाले वित्तीय अनुपूरक बजट में इसके लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैया सम्मान योजना के लिए मूल बजट में प्रावधान नहीं था। झारखंड में आज 5 दिसंबर को होगा सीएम हेमंत सोरेन की कैबिनेट का विस्तार। 11 मंत्री लेंगे शपथ। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में प्रचंड जीत के बाद बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार आज 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आकार लेने जा रही है। कैबिनेट में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक शामिल होंगे, जबकि भाकपा माले ने सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। राजभवन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार आज 5 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से रांची राजभवन के अशोक उद्यान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। इसी समारोह में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए स्टीफन मरांडी को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है उनके नामों का खुलासा अब तक नहीं किया गया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मंत्रिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6, कांग्रेस से 4 और राष्ट्रीय जनता दल से 1 विधायक को मंत्री बनाए जाने के फॉर्मूले पर गठबंधन में पूर्व से सहमति। जेएसएससी सीजीएल की भर्ती परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी। अभ्यर्थी यहां देख सकते हैं अपना परिणाम। जेएसएससी सीजीएल की भर्ती परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी jssc.nic.in वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। आयोग की ओर से रिजल्ट जारी करने के साथ सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। आयोग के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 तक होगा। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकोम रांची में किया जाएगा। मिली खबर के मुताबिक 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 तक 2 शिफ्टों में होगा। प्रथम पाली सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। आयोग ने कहा है कि दोनों शिफ्टों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंचना सुनिश्चित करे। गौरतलब है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर को आयोजित की गई थी। इस भर्ती के लिए 6 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया था। अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके प्राप्त अंक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार की गई है। सीएम हेमंत सोरेन से विभिन्न जिलों के लोगों ने की मुलाकात, अपनी समस्याओं से कराया अवगत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों ने मुलाकात कर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना एवं उन्हें भरोसा दिलाया है कि हमारी सरकार जन समस्याओं के समाधान हेतु प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर घर लौटेंगे विदेश में फंसे झारखंड के 50 कामगार, इस दिन से होगी वापसी। झारखंड के 50 कामगार विदेश में फंस गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर सभी श्रमिक जल्द ही अपने घर लौटेंगे। मुख्यमंत्री के पहल पर सभी कामगारों को झारखंड लाने की कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। 11 से 18 दिसंबर के बीच बारी बारी से सभी लोग अपने घर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनावों की वजह से उनकी वापसी में देरी हो गई। अगर चुनाव नहीं होते तो कामगार अब तक अपने घरों में होते। सीएमओ से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये लोग मलेशिया के लीड मास्टर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में झारखंड से काम करने के लिए गए थे।
झारखंड राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को 24 सितंबर 2024 को यहां काम कर रहे 70 कामगारों के फंसे होने की शिकायत मिली। कामगारों ने बताया कि 4 महीने से उनको वेतन नहीं मिला, उन्हें भोजन भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वे जल्द से जल्द अपने घर लौट जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री को जब तक इसकी सूचना मिली तब तक झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। इसकी वजह से इनकी स्वदेश वापसी की प्रक्रिया धीमी हो गई थी। चुनाव समाप्त होने और नई सरकार के गठन के बाद कामगारों के स्वदेश वापसी का रास्ता साफ हो गया है। 70 कामगारों में 50 कामगार झारखंड के हैं, 20 अन्य झारखंड में हाड़ कपाने वाली पड़ेगी ठंड, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा पारा। झारखंड में इस साल हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ेगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट भी किया है। आने वाले दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। इस दौरान सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। 6 और 7 दिसंबर को सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा और बाद में आसमान साफ होगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के अंदर ठंड का असर देखने को मिलेगा। तापमान में भी गिरावट आएगी। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावा और सिमडेगा में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं राज्य के शेष इलाकों में भी अगले 3 दिनों के अंदर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज 5 दिसंबर को राजधानी रांची में सुबह में हल्का कोहरा छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। 5 दिसंबर को राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मीर पहुंचे रांची, कहा मंत्री पद के लिए कास्ट, प्रमंडल व जेंडर का रखा है ख्याल। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर बुधवार की शाम रांची पहुंचे। रांची पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस कोटे से मंत्री पद के लिए हर वर्ग को जगह देने की कोशिश की गई है। इसमें कास्ट, प्रमंडल व जेंडर का भी ख्याल रखा गया है। मंत्रियों के नाम को आगे बढ़ाने का अधिकार सीएम का होगा। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश रांची पहुंचे। उन्होंने भी कहा कि मंत्री पद के लिए सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। पार्टी के विधायक दल के नेता को मंत्री पद नहीं मिलेगा। पूर्व की सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के पास जो विभाग थे वे बरकरार रखे जाएंगे। बताते चले कि आज 5 दिसंबर को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। गोड्डा में चूल्हे की आग से झुलसकर महिला की मौत। चूल्हा जलाने के क्रम में लगी आग से एक महिला लीला लकड़ा 45 वर्षीय की बुधवार की सुबह मौत हो गई। घटना मेहरमा थाना क्षेत्र के शौरी चकला की है। लीला लकड़ा सुबह में अपने घर में खाना बनाने के लिए चूल्हा जला रही थी। इसी दौरान उसकी साड़ी का एक छोर आग के संपर्क में आ गया। इससे महिला अनजान थी और धीरे धीरे आग ने महिला को अपने घेरे में ले लिया। महिला जब तक खुद को संभालती तब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। घटना के वक्त परिवार के बाकी सदस्य घर पर नहीं थे। आग की लपटें उड़ता देख अगल बगल के लोग पहुंचे, तब तक आग से झुलसकर महिला की मौत हो चुकी थी। घटना की खबर मिलने पर मेहरमा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। गिरिडीह के बगोदर में जंगली हाथियों का उत्पात, होटल को किया क्षतिग्रस्त, फसलों को रौंद डाला। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के अटका में जंगली हाथियों ने मंगलवार रात को जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने एक होटल को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, साथ ही होटल में रखे अनाज को भी चट कर गए हैं। इतना ही नहीं, हाथियों ने पास में खेत में लगे गन्ना, आलू और धान की तैयार फसलों को भी रौंद डाला है। साथ ही खेत में लगे लहसुन, गोभी, टमाटर, बीन्स, बैंगन, प्याज आदि को भी नुकसान पहुंचाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथियों की संख्या 12 के करीब थी, जिसमें एक छोटा हाथी भी शामिल था। हाथियों के डर से ग्रामीण इधर उधर भागने लगे। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मामले की सूचना मिलते ही बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पीसीआर में लगे सायरन को बजाकर हाथियों को भगाया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी जगह जगह आग जलाकर हाथियों को भगाने में सहयोग किया। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के उत्पात के कारण 1 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इधर घटना की सूचना मिलने पर बगोदर विधायक नागेंद्र महतो अटका गांव पहुंचे। उन्होंने क्षति का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर उपस्थित वन विभाग के पदाधिकारी से हाथी प्रभावित लोगों को मुआवजा दिए जाने की। झारखंड हाईकोर्ट से सीएम हेमंत को मिली राहत। एमपी एमएलए कोर्ट के हाजिर रहने के आदेश पर रोक, 16 दिसंबर को फिर सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में सशरीर पेश नहीं होना होगा। बुधवार को उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया था।
एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें ईडी के समन की अवहेलना मामले में हाजिर होने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट की शरण ली थी, जहां उन्होंने क्रिमिनल मिसलिनियस पिटीशन दाखिल की। बुधवार को इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राहत दी और एमपी एमएलए के विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने पक्ष रखा। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। गिरिडीह में अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने जमकर लगाए ठुमके। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर बुधवार को कल्याण ज्वेलर्स शॉप का उद्घाटन करने के लिए गिरिडीह पहुंची थी, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान अभिनेत्री ने जमकर ठुमके लगाए। मौके पर शहर के कई गण्यमान्य लोग भी मौजूद थे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया है कि यहाँ के लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला। गिरिडीह वासियों ने मेरा दिल जीत लिया है। मुझे जब भी यहाँ आने का मौका मिलेगा तो जरूर आऊंगी। करिश्मा कपूर के गिरिडीह आगमन को लेकर इधर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस मशहूर अभिनेत्री को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी थी। प्रशंसकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि अब तक पूरे देश में सैकड़ों कल्याण ज्वेलर्स शोरूम का उद्घाटन हो चुका है। जल्द ही इसका एक और ब्रांच देवघर में खुलेगा, जहां बेहतरीन डिजाइन के ज्वेलरी उपलब्ध रहेगा। धनबाद में बड़ा हादसा टला। ट्रेन चढ़ते समय फिसला पैर, एक यात्री घायल। धनबाद के कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया है। बुधवार को एलएफपी ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल की पहचान टुंडू के रहने वाले गिरधारी साव के रूप में हुई है। फिलहाल वह धनबाद रेल अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों की माने तो उनके पांव में गंभीर चोट लगी है। घटना के बाद कुछ देर तक ट्रेन वहीं रुकी रही। जानकारी के अनुसार घायल गिरधारी साव एलएफपी एक्सप्रेस के जनरल बोगी में सवार थे, लेकिन भीड़ होने के कारण वह दूसरी बोगी में चढ़ना चाह रहे थे, लेकिन उसी वक्त ट्रेन खुल गई और वह फिसलकर ट्रेन के नीचे गिरे। हो हल्ला के बाद ट्रेन रुक गई। इसके बाद उन्हें निकाला गया। घटना के बाद यात्रियों की भीड़ जुट गई। आनन फानन में आरपीएफ ने उन्हें धनबाद रेल अस्पताल ले गई, जहां उनका इलाज चल रहा है। संजय प्रसाद यादव होंगे आरजेडी कोटे से मंत्री। हेमंत कैबिनेट में होंगे शामिल। आरजेडी की ओर से अपने मंत्री का नाम तय कर दिया गया है। गोड्डा से विधायक संजय प्रसाद यादव आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। बता दें कि यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार अमित मंडल को चुनाव में पराजित किया था। संजय प्रसाद यादव लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। गौरतलब है कि आज 5 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। दुमका में सीएसपी संचालक से पिस्टल की नोक पर 40,000 की लूट। जांच में जुटी पुलिस। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के महुल बोना गांव में बुधवार को एक ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी के संचालक से 3 हथियारबंद अपराधियों ने 40,000 रुपये छीन लिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार दुमका जिला के मसलिया थाना क्षेत्र में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक शाखा दुमका के सीएसपी संचालक देवकांत यादव 3 वर्षों से यह केंद्र चला रहे हैं। देवकांत यादव के अनुसार बुधवार को एक अज्ञात युवक दुकान पर आया और पूछा कि एक बार में कितने पैसे की निकासी होगी। देवकांत ने बताया कि एटीएम के माध्यम से 20,000 रुपये तक हो जाएगा। जवाब सुनकर वह युवक चला गया। थोड़ी देर बाद एक बाइक से वह युवक अपने अन्य 2 साथियों के साथ पिस्तौल से लैस होकर दुकान आया और पिस्तौल माथे पर सटा दिया। इस दौरान बदमाशों ने शोर करने पर जान से मारने की धमकी दी और कैश काउंटर से 40,000 रुपये लेकर रानी घाघरा गांव के रास्ते फरार हो गए। कुछ ग्रामीणों ने अपराधियों का पीछा भी किया, लेकिन बाइक बदलकर अपराधी रानी घाघरा की ओर निकल गए। देवघर के सारठ में पावर ग्रिड की साइट पर ब्लास्ट। 9 करोड़ की जीआईएस मशीन जलकर खाक। देवघर जिले के सारठ में 38 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन 132-33 केवीए क्षमता के पावर ग्रिड की साइट पर बुधवार को अचानक विस्फोट के बाद आग की लपटें उठने लगी। आग लगी में साइट पर रखी करीब 9 करोड़ रुपए की जीआईएस मशीन जल गई। आग लगने के बाद एक के बाद एक कई जोरदार ब्लास्ट हुआ। आग की लपटें तेजी से उठने लगी। अधिकारियों ने बताया कि साइट के ऊपर से गुजरने वाली 33,000 केवीए की हाईटेंशन तार में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। संभवतः किसी पक्षी की वजह से हाईटेंशन तार में शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट के बाद आग की चिंगारी जमीन पर गिरी। साइट की सूखी झाड़ी में आग लग गई और धीरे धीरे यह जीआईएस मशीन तक पहुंच गई। इसके बाद जोरदार ब्लास्ट होने लगे। ग्रिड का निर्माण बीजीआर एनर्जी लिमिटेड करा रही है। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ लातेहार में विरोध रैली। डीसी को सौंपा ज्ञापन।
बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अन्य अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लातेहार में सर्व सनातन समाज की ओर से विरोध रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से बांग्लादेश को चेतावनी दी गई कि वो हिंदुओं पर अत्याचार बंद करे। दरअसल पड़ोसी देश बांग्लादेश में इन दिनों हिंदू मठ मंदिरों को टारगेट कर लगातार तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की जा रही है। इसके अलावा सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। बांग्लादेश में लगातार हो रही इस प्रकार की घटना से वहां रह रहे सनातन धर्मावलंबियों के अलावा अन्य अल्पसंख्यकों के सामने कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। इसके विरोध में बुधवार को लातेहार जिला मुख्यालय में सर्व सनातन समाज की ओर से विशाल विरोध रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और वहां हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने की मांग की गई। रांची के लालजी हिरजी रोड में लगी आग, 12 से अधिक दुकानें हुई राख, शॉर्ट सर्किट की संभावना, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। राजधानी रांची के मेन रोड स्थित लालजी हिरजी रोड में बुधवार को भीषण आग लग गई। आग एक कॉमर्शियल भवन में लगी। आगजनी की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लालजी हिरजी रोड घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ऐसे में जब तक आग पर काबू नहीं पाया गया तब तक भय का माहौल बना रहा। हालांकि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड पहुंची और घंटे भर से अधिक की मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। इस आगजनी में विभिन्न तरह की 12 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई है। जिस बिल्डिंग में आग लगी वहीं पास में बिजली का पोल भी है। ऐसे में आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और तेजी से फैल गई। इलाके में प्लाईवुड की दुकानें ज्यादा है। इस वजह से लोग की सांसें घंटे भर अटकी रही। उसी रास्ते मारवाड़ी कॉलेज के लिए स्टूडेंट भी आते जाते रहते हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी वह मदरसा कैफे के बाद बगल वाली है। आग लगने की वजह से करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। बालिका गृह में 4 वर्षों से चल रहा था यौन शोषण का खेल। पलामू बालिका गृह में नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद इसके संचालक राम प्रताप गुप्ता और महिला काउंसलर प्रियंका कुमारी को जेल भेज दिया गया है। प्रशासन ने बालिका गृह को सील कर यहां की बच्चियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। CWC व जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पर कार्रवाई की गई है। इसी बीच CWC जिला 20 सूत्री की उपाध्यक्ष विमला कुमारी ने बुधवार को सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि पलामू बालिका गृह में पिछले 4 वर्ष से यौन शोषण का खेल चल रहा था। जांच के बाद कार्रवाई के लिए शिकायत की गई थी, लेकिन पलामू के तत्कालीन DDC व DSWO ने कार्रवाई के नाम पर केवल कोरम पूरा किया था। इस मामले में दोनों की भूमिका संदेहास्पद है। ऐसे में इन दोनों की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने बालिका गृह और कस्तूरबा विद्यालय की निगरानी के लिए स्पेशल कमेटी बनाने की मांग की। संसद में उठा बराकर नदी पुल का मामला। सांसद ढुल्लू महतो ने की निर्माण कार्य में तेजी लाने की अपील। शीतकालीन सत्र के दौरान सांसद ढुल्लू महतो ने बहुप्रतीक्षित बराकर नदी पर निर्माणाधीन पुल के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पुल को क्षेत्रीय विकास और जन सुविधा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताते हुए सरकार से इसके निर्माण में तेजी लाने की अपील की। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में बोलते हुए ढुल्लू महतो ने कहा कि बराकर नदी पर बन रहा यह पुल केवल एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि यह लाखों लोगों के लिए विकास की नई राह खोलेगा। यह पुल धनबाद और आसपास के इलाकों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने निर्माण में हो रही देरी का उल्लेख करते हुए संबंधित विभागों से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि काम समय सीमा में पूरा हो। डाइन के नाम पर प्रताड़ित हो रही थी महिला। पुलिस की पहल के बाद गांव में रहने का मिला अधिकार। झारखंड में तमाम जागरूकता अभियान के बावजूद डाइन बेसाही का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला राजधानी रांची से 50 किलोमीटर दूर चान्हो प्रखंड के चोटियो गांव का है। इस गांव में डाइन बेसाही के आरोप में एक महिला का गांव वालों ने हुक्का पानी बंद कर दिया। सबसे हैरत की बात यह है कि महिला ने भी माना है कि वो झाड़ फूक करती है। रांची का चान्हो इलाका डाइन बेसाही को लेकर अक्सर विवादों में रहता है। एक बार फिर से चान्हो प्रखंड के चोटियो गांव में डाइन बताकर एक 50 वर्षीय महिला के साथ प्रताड़ना का मामला सामने आया है। इसको लेकर जो है पीड़ित महिला के द्वारा थाने में FIR भी दर्ज कराई गई है। महिला ने अपने आवेदन में लिखा है कि गांव में अलग अलग कारण से 3 से 4 लोगों की मौत हो गई थी। गांव वालों को लगा कि डाइन बेसाही के कारण ही ऐसा हो रहा है। मामले को लेकर पूरे गांव ने गोलबंद होकर एक ओझा को बुलाया। ओझा ने महिला को भरी सभा के दौरान ही डाइन करार दिया। इसके बाद से ही गांव वालों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। महिला के घर से गांव वालों ने बिजली और पानी का कनेक्शन तक काट दिया। परेशान होकर पीड़ित महिला अपने मायके चली गई, लेकिन जब वह धान कटने के लिए अपने गांव वापस आई तो उसे धान भी नहीं काटने दिया गया।
मामला सामने आने के बाद रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने नारकोपी थानेदार को मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिए। बुधवार को गांव वालों के साथ पुलिस और जनप्रतिनिधियों ने बैठक बुलाई। बैठक में पीड़ित महिला भी पहुंची। सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरे पंचायत के सामने उसने यह स्वीकार किया है कि वह झाड़ फूक का काम करती है। ग्रामीणों ने पुलिस के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अगर महिला जादू टोना का काम छोड़ देती है तब वह गांव में रह सकती है। पुलिस के प्रयास के बाद महिला ने पूरे पंचायत के सामने यह कबूल किया है कि आगे से वह कोई भी जादू टोना का काम नहीं करेगी। पुलिस और जनप्रतिनिधियों के प्रयास के बाद फिलहाल डायन बिशाही का यह मामला थम गया। रांची डीसी ने कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की, दिए कई दिशा निर्देश। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बुधवार को समाहरणालय में बैठक कर कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण रांची संजय कुमार भगत, सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य और सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। डीसी ने साइकिल वितरण, वित्त वर्ष 2024-25 प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सहित ग्राम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, कल्याण विभागीय छात्रावास, ST/SC अल्पसंख्यक के मरम्मती एवं जीर्णोद्वार की क्रमवार समीक्षा करते हुए संबंधित सभी पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रांची में यातायात नियमों को लेकर प्रशासन सख्त, नियम उल्लंघन के चंद मिनटों में कट रहा ई चालान। राजधानी रांची की सड़कों पर यदि आप अपने वाहन से निकलते हैं तो सावधान हो जाइए और सभी यातायात नियमों का बखूबी पालन करने की आदत डाल लीजिए। ऐसा इसलिए कि रांची में यातायात नियम तोड़ना आपके लिए जी का जंजाल बन सकता है। एक तो इन नियमों के उल्लंघन के दौरान सड़कों पर दौड़ रही हाई स्पीड वाहनों से सड़क दुर्घटना में जान जाने का खतरा है, तो दूसरी तरफ आपके घर का बजट बिगड़ सकता है, क्योंकि इन नियमों को ना मानने के एवज में आपको भारी रकम जुर्माना के रूप में चुकानी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद सुरक्षित रहते हुए दूसरे की भी सुरक्षा को लेकर गंभीर हो जाएं। इससे आप आर्थिक नुकसान से भी बच सकते हैं। इसलिए रांची स्मार्ट सिटी की ओर से राजधानी वासियों से अपील की गई है कि यातायात नियमों को अनदेखा ना करें। दरअसल रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से राजधानी रांची के हर इलाके में स्वचालित यातायात नियंत्रण प्रणाली कार्यरत है और इसके तहत विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं जो हर आने जाने वाली गाड़ियों पर निगरानी रखते हैं। हाई स्पीड वायलेंस हो या जो है रोंग वे हो, बगैर हेलमेट की सवारी हो या रेड लाइट जंप का मामला हो, यदि आपकी 2 पहिया या 4 पहिया वाहन से यात्रा के दौरान इन नियमों की अनदेखी होती है तो आपका चालान कटना तय है और इसमें आपको कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें मानव हस्तक्षेप संभव। रांची पुलिस ने ओरमांझी गोलीकांड का किया खुलासा, एक गिरफ्तार। रांची पुलिस ने ओरमांझी गोलीकांड का खुलासा किया है। इस मामले में रांची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम जिसान शेख है और वह कांके थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 22 नवंबर को जिसान शेख ने जावेद अंसारी और आजाद अंसारी को गोली मारकर घायल कर दिया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच की और इस मामले में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया है। गुमला में पत्नी के सामने ही पति को कुल्हाड़ी से काटा। वारदात के बाद बदमाशों ने 2 बम फोड़े। रात भर ग्रामीण घर में ही दुबके रहे। गुमला में मंगलवार रात अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक की हत्या कर दी। युवक पर अपराधियों ने कुल्हाड़ी और चाकू से वार किया। वारदात के वक्त युवक की पत्नी और चाचा भी घर में थे, पर डर से उन्होंने बदमाशों का विरोध नहीं किया। भागते वक्त घर के बाहर बदमाशों ने 2 बम विस्फोट भी किया। इससे आसपास के ग्रामीण इतने दहशत में आ गए कि वो रात भर घर में ही दुबके रहे। बुधवार सुबह वो मृतक के घर पहुंचे। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। मृतक की पहचान विनय उरांव 35 वर्षीय के रूप में की गई है। वो पेंट पुट्टी का काम करता था। वह रांची के इटकी स्थित अपने ससुराल में रहा करता था, जबकि उसकी पत्नी कलावती उरांव हटिया में रहा करती थी। वह हाल ही में पति के पास लौटी थी। पत्नी के साथ विनय भी 10 दिन पूर्व इटकी से गुमला लौटा था। भाजपा नेतृत्व में होगा फेरबदल। सदस्यता अभियान के साथ संगठनात्मक चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। विधानसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सांगठनिक मजबूती पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत पार्टी ने एक बार फिर सदस्यता अभियान के साथ साथ सांगठनिक चुनाव भी शुरू कर दिया है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान सितंबर माह से शुरू हो गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण इसमें बाधा आई थी। चुनाव खत्म होने के साथ ही पार्टी इसे एक बार फिर 7 दिसंबर से शुरू करने जा रही है, जो 28 दिसंबर तक समाप्त होगा। सदस्यता अभियान को गति देने के लिए प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक प्रभारी व सह प्रभारी
नियुक्त किए जा रहे हैं, जिसके तहत प्रदेश स्तर पर जो है सदस्यता प्रभारी के अलावा जिला स्तर पर 2 शाह प्रभारी व प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो कहते हैं कि सदस्यता अभियान के जरिए राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। झारखंड के पुनर्निर्माण के लिए भाजपा मजबूती से काम करेगी। इसके लिए सभी कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ जो है संगठन के काम में जुटने वाले हैं। कामयाबी, रामगढ़ के तीरंदाज तमन्ना वर्मा ने सीनियर नेशनल झारखंड टीम में बनाई जगह। झारखंड की एक बेटी ने फिर से कमाल किया है और राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी हासिल की है। मिली खबर के मुताबिक भुरकुंडा निवासी तीरंदाज तमन्ना वर्मा ने बड़ी कामयाबी हासिल कर एक बार फिर से भुरकुंडा, कोयलांचल और राज्य का मान बढ़ाया है। तमन्ना ने 70 मीटर रिकर्व फॉर्मेट में तीरंदाजी करते हुए सीनियर नेशनल झारखंड टीम के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बता दें कि राजधानी रांची के होटवार स्थित शूटिंग रेंज में 1 और 2 दिसंबर को आयोजित सीनियर नेशनल झारखंड टीम के ट्रायल में तमन्ना वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। वर्मा ने 1323 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं ओलंपिक खिलाड़ी अंकिता भगत 1335 अंक के साथ पहले और कोमोलिका बारी 1314 अंक लाकर इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही। ट्रायल की अंक तालिका में शीर्ष पर रहे 4 खिलाड़ी जमशेदपुर में आगामी 15 से 20 दिसंबर तक होने वाले नेशनल लेवल चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। अलग से जिक्र करने वाली बात यह है कि इस प्रतियोगिता में तमन्ना वर्मा सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होगी। मैया सम्मान योजना में कोई असुविधा होती है तो भाजपा करेगी मदद, बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत से कही यह बात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मैया सम्मान योजना में हो रही असुविधा को लेकर हेमंत सोरेन से आग्रह किया है। बाबूलाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा है कि विशेष शिविर लगाकर इस योजना के फॉर्म भरवाई जाए। दरअसल इस महीने यानी कि दिसंबर की 11 तारीख को मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त जारी की जाएगी। अब तक इस योजना से वंचित महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने के लिए महिलाओं को घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। इसे देखते हुए बाबूलाल मरांडी ने यहाँ तक कह दिया है कि इस काम में आपको जहाँ कहीं भी उनकी या भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग की जरूरत होगी तो हम सभी हाजिर रहेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले 2 दिनों से धनवार विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर रहा हूं। इस दौरान धनवार प्रखंड के कोड़ाडी, जगदीशपुर समेत 1 दर्जन से भी ज्यादा अन्य गांवों की अधिसंख्यक महिलाओं ने अपनी समस्याओं को साझा किया। अधिकांश महिलाओं ने बताया कि वे मैया सम्मान योजना के लाभ से अभी तक वंचित हैं। कई पात्र महिलाओं के फॉर्म भरे ही नहीं गए हैं, जिसके कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। मैया सम्मान योजना के भुगतान में भी भारी लापरवाही बरती जा रही है। आइसक्रीम कारोबारी के घर हवाई फायरिंग करने वाले 3 गिरफ्तार, पुराने विवाद को लेकर चलाई थी गोली, देसी कट्टा बरामद। जमशेदपुर के गोविंदपुर में 17 नवंबर की रात बाइक से आए 3 अपराधियों ने प्रकाश नगर निवासी नवीन सिंह के घर के बाहर हवाई फायरिंग की थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाश नगर निवासी रोहित लोहार उर्फ गॉड बाबा, गौरव गोस्वामी और अमन महतो शामिल हैं। पुलिस ने अपराधियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा भी बरामद किया है। बुधवार को एसएसपी किशोर कौशल ने मामले का खुलासा किया। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव के दिवंगत पिता और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश स्वर्गीय एम जगन्नाथ राव के श्राद्ध कर्म में शामिल होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। कहा है कि मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। वही सीएम ने ट्वीट कर शोषकों और अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जल जंगल जमीन के रक्षक महान आदिवासी योद्धा जननायक टंटया भील के शहादत दिवस पर उन्हें याद किया। साथ ही अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक देश के वीर जाबाज नौजवानों और उनके जो परिवारजनों समेत समस्त देशवासियों को भारतीय नौसेना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली जाने वाले झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का जारी रहेगा परिचालन। पलामू सांसद ने रेलवे मंत्री से की मुलाकात। राज्य से दिल्ली जाने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया था। रेलवे ने एक बार फिर से इस ट्रेन को बहाल कर दिया है। ट्रेन का परिचालन पूर्व की तरह होता रहेगा। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस जो रांची से दिल्ली के बीच चलती है, इस ट्रेन को कोहरे की वजह से 2 दिसंबर से 10 जनवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया था। पूरे मामले को लेकर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की थी। वही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र भी लिखा था। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की पहल पर साउथ ईस्टर्न रेलवे ने एक बार फिर से इस ट्रेन को रिस्टोर कर दिया है। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस
ट्रेन को पलामू क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन माना जाता है। इस ट्रेन से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली तक का सफर करते हैं। यह ट्रेन झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश को जोड़ती है। पलामू के अलावा गढ़वा, लातेहार, रांची और लोहरदगा के लोग बड़ी संख्या में झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से सफर करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से कोहरे के कारण इस ट्रेन को रद्द कर दिया जाता था।